अतीत एपिसोड 6। अब आगे मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वैसे भी तेरी तरह मेरे आगे पीछे कोई मुझे पूछने वाला नहीं है, और आज अगर मैंने इनसे माफ़ी मांग ली तो आगे जाकर ये और भी गलतियां करेंगे और इनके गलतियों की सज़ा हम जैसे लोगों को भुगतनी पड़ेगी। इवान ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा तो मैनेजर ने उसे टोकते हुए कहा, अगर आज तुमने इनसे माफ़ी नहीं मांगी तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, आप लोगों को जो करना है कीजिए, इवान ने कहा और गार्ड्स को घूरते हुए जाने लगा। एक गार्ड ने जैसे ही इवान की कॉलर पकड़कर उसे रोकना चाहा तो ईशा ने हाथ दिखाकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है गलती मेरी है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन आप उसे जॉब से मत निकालिए। मुझे तुम्हारी भिक नहीं चाहिए, इवान ने थोड़ी तेज आवाज़ में कहा और चेंजिंग रूम में चला गया। इवान की ये बात सुनकर ईशा ने अपना सिर झुकाया और अपना मुंह छुपाते हुए मुस्कुराने लगी। आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, इस मैटर को बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, ईशा ने कहा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही ईशा ने अपनी कार में बैठते हुए कहा, मैं कुछ देर में आ रही हूँ, तुम लोग जाओ। लेकिन मैडम, अनामिका ने इतना कहा है था कि तभी ईशा ने उसकी बात काटते हुए कहा, डू एज आई से। ईशा की डांट सुनकर अनामिका ने अपना सिर झुका लिया और ईशा ने ड्राइवर को कार एक पार्क की तरफ लेने के लिए कहा। ईशा का हुक्म मानते हुए ड्राइवर ने कार पास के पार्क की तरफ ले ली और कुछ मिनटों बाद ड्राइवर ने कार एक पार्क के आगे रोकी। तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ईशा ने कार से बाहर निकलते हुए कहा और पार्क के अंदर चली गई। शाम हो रही थी और पार्क का मौसम गुलाबी हो रहा था। कुछ लोग बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे तो वहीं कुछ लोग जॉगिंग कर रहे थे। ईशा एक बेंच पर बैठी ढलते हुए सूरज को देखकर इवान की दिलेरी के बारे में सोच रही थी। उसका गुस्से से ईशा को घूरना, उसका बिना डरे अपनी बात सपाट लहजे में कहना, ईशा इवान की इस दिलेरी पर जैसे फिदा हो गई थी। इवान के बारे में सोचते ही ईशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। एक तरफ ईशान है जो अपनी बात बोलने में डरता है, वहीं उसके जैसी शक्ल का दिखने वाला ये इवान बिना डरे अपनी बात कहता है। शक्लें एक है लेकिन सोच और बर्ताव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवान के बारे में सोचते हुए ईशा ने इवान को ईशान से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद उसने इन सब ख्यालों को झटका और उठकर पार्क से बाहर जाने लगी। कुछ लोग जो बहुत पहले से ही ईशा पर नज़र रख रहे थे, जब उन्होंने ईशा को जाते देखा तो उनमें से एक ने अपने साथी से कहा, यही अच्छा मौका है, अगर अब ये हाथ से निकल गई तो अगली बार चांस नहीं मिलेगा। तू सही कह रहा है, चल काम पर लग जाते हैं, उनमें से एक ने कहा और चार लड़के छुपते हुए ईशा की तरफ बढ़ने लगे। ईशा के पार्क से बाहर निकलने से पहले ही उन्होंने ईशा को दबोच लिया और क्लोरोफॉर्म की मदद से उसे बेहोश कर दिया। ईशा के बेहोश होते ही उन लड़कों के बाकी के साथी आए और पब्लिक की नज़रों से बचते हुए पार्क के पिछले रास्ते से ईशा को पार्क से बाहर लेकर चले गए। वहीं ईशा का ड्राइवर काफ़ी देर से पार्क के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब उससे और इंतज़ार नहीं हुआ तो वो ईशा को बुलाने के लिए पार्क के अंदर चला गया। पार्क के अंदर जाते ही वो ड्राइवर कुछ ही कदम चला होगा कि तभी उसके पैर के नीचे एक फ़ोन आ गया। ड्राइवर ने वो फ़ोन उठाया और ऑन किया। फ़ोन की स्क्रीन पर ईशा की तस्वीर लगी थी। अपने मालकिन का फ़ोन देखकर वो ड्राइवर सदबका गया और पैनिक होते हुए उसने रंजीत को कॉल लगाकर सारी बात बता दी। कॉल काटने के बाद वो ड्राइवर पूरे पार्क में ईशा को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ वो लड़के ईशा को एक बंद मॉल में लेकर आ गए। कुछ साल पहले मॉल को सरकार ने किसी वजह से सील कर दिया था और वो मॉल गैंगस्टर्स और ड्रग डीलर्स का अड्डा बन गया था। क्लोरोफॉर्म का असर ज़्यादा देर तक ईशा पर नहीं रह पाया और धीरे धीरे ईशा होश में आने लगी। उसे होश में आते देख एक लड़के ने अपने बॉस को फ़ोन करते हुए पूछा, बॉस आपने जिस लड़की को उठाने के लिए कहा था हमने उसे उठा लिया है, अब आगे क्या करना है? तुम लोग उसके साथ मज़े करो और अपना मन भरने के बाद उसे मारकर किसी कोने में फेंक देना। कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और बाकी का मैं देख लूँगा। कॉल की दूसरी तरफ से उन लड़कों के बॉस ने कहा और कॉल काट दी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उस लड़के ने अपने बॉस की कही बात अपने साथियों को बताई तो उसके साथी खुश हो गए और हवस भरी नज़रों से ईशा की तरफ देखने लगे। ईशा पास के खंबे का सहारा लेते हुए उठी और लड़खड़ाती जुबान में पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहते हो? तुझे मारने की सुपारी ली है हमने, एक लड़के ने ईशा की तरफ बढ़ते हुए कहा। मैं तुम्हें दुगनी रकम दूंगी, बस उसके बदले मुझे जाने दो, ईशा ने कहा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर उन लड़कों ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ देर बाद उन्होंने चारों तरफ से ईशा को घेर लिया। एक लड़के ने ईशा के कमर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, बात पैसों की नहीं है, हमारी प्यास बुझाने की है। अगर तुम हमारी प्यास बुझा दो तो हम तुम्हें जाने देंगे, और वैसे भी तुम्हारे आगे तो हर लड़की का फिगर पानी भरते नजर आता है।
उस लड़के की बात सुनकर ईशा को गुस्सा आ गया और उसने अपनी बची कुछ ही ताकत इकट्ठा करते हुए एक लड़के को थप्पड़ मारकर धक्का दिया और भागने लगी। हालांकि ईशा ने डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखी थी, लेकिन क्लोरोफॉर्म के असर के कारण वो अपनी आंखें भी मुश्किल से खोल पा रही थी। भागते हुए ईशा किसी से टकरा गई। ईशा ने अपने डगमगाते कदमों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही और पीछे की तरफ गिरने लगी। ईशा को गिरते देख उसके सामने खड़े शख्स ने ईशा को उसकी कमर से पकड़ा और गिरने से बचा लिया। अबे ओए, लड़की को छोड़ और यहाँ से चलता ब न, ये हमारा माल है। एक लड़का उनके पास आया और उसने हांफते हुए ईशा के पास खड़े शख्स से कहा, देखिए मुझे बचा लीजिए, इन्होंने ने मुझे कोई दवा दी है जिस वजह से मैं बेहोश हो रही हूँ। आप प्लीज मेरे होश में आने तक इन्हें रोक कर रखिए, होश में आते ही मैं इन्हें देख लूंगी। ईशा ने अपने सामने खड़े लड़के की शर्ट को पकड़ते हुए कहा। ईशा जिस आदमी से मदद मांग रही थी वो कोई और नहीं बल्कि इवान था। एपिसोड 7। अब आगे। ईशा इवान का चेहरा तो ठीक से नहीं देख पाए, लेकिन उसने इवान की चमकती हुई सुनहरी आंखों को देख लिया और वो आंखें देखते ही ईशा समझ गई कि उसके सामने खड़ा शख्स इवान है। इवान ने ईशा से अपना शर्ट छुड़ाया और जाते हुए कहा, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पैसों पर, तो अपने पैसों से कहो कि आकर तुम्हें बचा ले। इवान की ये बात सुनकर ईशा अपनी जगह घुटनों पर बैठ गई और अपना सिर नीचे करते हुए खुद को जगाने की कोशिश करने लगी। वहीं दूसरी तरफ इवान कुछ दूर जाकर एक गलियारे में गया और अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहा। देखते ही देखते इवान की आंखों की नसें काली होने लगी और उसके माथे पर सुनहरी रोशनी चमकते हुए उसके पूरे शरीर में फैल गई। अब इवान अपने लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के रूप में आ चुका था। उसके ओवरकोट से निकलता काल धुआं उसका ऑरा दिखा रहा था और उसकी हल्की सुनहरी आंखें अब और भी गहरी हो गई थी। जब इवान चलते हुए उस गलियारे से निकला तो उस जगह से गुजर रहे लोग इवान को देखकर भागने लगे। उन सबको नजरअंदाज करते हुए इवान उस दिशा में बढ़ गया जहां वो लड़के ईशा को लेकर गए थे। कुछ देर तक उस दिशा में चलने के बाद इवान को वो लड़के एक कमरे में जाते हुए दिखे। वो लड़के ईशा को कमरे में ले जाते उससे पहले ही इवान ने उन्हें रोकते हुए कहा, उसे छोड़ दो वरना अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। एक लड़के ने जैसे ही इवान को देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, लॉर्ड ऑफ डार्कनेस। काहे का लॉर्ड ऑफ डार्कनेस? इस साले को लगता है ये हमें अपने जादू के दम पर हरा देगा। अबे ओए लॉर्ड, अगर तू असली मर्द है ना तो अपने हाथ और पैर से लड़ के दिखा। उस लड़के के साथी ने उसकी बात काटते हुए कहा तो इवान अपने असली रूप में वापस आ गया और उसने उन लड़कों की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो फिर ये कसर भी पूरी किए देते हैं। अबे ये साला तो वही चॉकलेट बॉय है जो कुछ देर पहले आया था। देख मुन्ना, अगर अपना थोबड़ा सलामत रखना चाहता है तो यहाँ से चला जा। ये कहते हुए एक लड़का इवान को किसी कुत्ते की तरह पुचकारने लगा। अभी तो बड़ी बातें कर रहे थे, ये अचानक से क्या हुआ? इवान ने उन लड़कों को भड़काने के अंदाज में कहा तो कुछ लड़कों ने अपने माथे को सहलाया और एक लड़का इवान की तरफ बढ़ने लगा। उसने जैसे ही इवान पर हमला किया तो इवान ने उसका हाथ पकड़ा और हल्के से झीन जुड़ा, जिससे उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया और वो दर्द से करते हुए जमीन पर गिर गया। अपने साथी को दर्द से करहता देख कुछ लड़कों ने अपने पीछे से औजार निकाल लिए और चिल्लाते हुए इवान की तरफ बढ़ गए। वहीं इवान बड़े आराम से चलता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक लड़के ने जैसे ही इवान पर हमला किया तो इवान साइड हो गया और वो लड़का इवान के पीछे चला गया। जब उस लड़के ने पीछे से इवान पर हमला किया तो इवान पलक झपकते ही गायब हो गया और कुछ सेकंड बाद अचानक से उसके सामने आकर इवान ने उसकी गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा दिया। वो लड़का इवान के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए इवान का हाथ अपना गर्दन पर से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इवान ने उसकी ये कोशिश नाकाम करते हुए उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ और मजबूत कली, जिससे वो लड़का तड़पते हुए मर गया। फिर इवान ने एक लड़के के पंजों पर अपना पाँव रखा और अपने घुटने से उसके घुटने पर मारा। इवान के इस नॉर्मल मूव से ही उस लड़के के घुटनों के कटोरे टूट गए और वो अपना पैर पकड़ते हुए जमीन पर गिर गया। उसके बाद इवान ने एक लड़के को खंबे से सटाते हुए उसके सीने पर अपने हाथ से प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इवान प्रेशर बढ़ाता जा रहा था। उस लड़के की सीने की हड्डियां चटकनी शुरू हो गई और वो हड्डियां उस लड़के के फेफड़ों में घुस गई, जिससे उस लड़के की मौके पर ही मौत हो गई। इवान को इतनी बेरहमी से मारता देख कुछ लड़के भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन इवान ने उन्हें देख लिया और अपने जादू की मदद वो उन्हें हवा में उड़ाते हुए अपने सामने लेकर आ गया। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, मैं गधा हूँ जो मैंने आपको अंडरस्टिमेट किया। माँ कसम, आज के बाद आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, बस आप मेरी जान बख्श दो। एक लड़के ने इवान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है या? इवान ने अपनी बात अधूरी छोड़ी तो उस लड़के ने कहा, बहुत साल पहले ही चल बसी। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर उनके पल्लू में छुप जा।
इवान के इतना कहते ही लोहे की रॉड्स उन लड़कों के सीने के आर पार हो गई और वो लड़के भी मर गए। इवान ने बाकी बचे लड़कों को भी जान से मार दिया और जाने लगा। जाते हुए उसने एक नज़र ईशा को देखा जो बेहोश पड़ी थी। इवान उसके पास गया और उसका फ़ोन ढूंढने लगा। ईशा हमेशा अपने पास 2 फ़ोन रखती थी और किस्मत से उसका एक फ़ोन उसकी पॉकेट में था जो इवान ने ढूंढ लिया। इवान ने फ़ोन के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स में जाकर सबसे ऊपर वाले कॉन्टैक्ट पर कॉल लगा दी जो अनामिका का था। अनामिका की कॉल रिसीव करते ही इवान ने उसे ईशा की हालत के बारे में बताया और अपनी करेक्ट लोकेशन बताते हुए कॉल काट दी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही अनामिका ने कुछ गार्ड्स को अपने साथ लिया और इवान की बताई गई लोकेशन के लिए निकल पड़ी। इवान ने ईशा को एक खंबे से टिकाकर बिठाया और उसके बालों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे कर दिया। जब इवान ईशा का फ़ोन उसके पास रखकर जाने को हुआ तो उसके मन में ख्याल आया, अगर उनके आने से पहले किसी दूसरे ग्रुप ने इसे देख लिया तो ये और बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। नहीं, मुझे उन लोगों के आने तक यहाँ रुकना चाहिए। मन ही मन ये कहते हुए इवान ईशा के पास खड़ा हो गया और अनामिका के आने का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते हुए इवान के मन में बार बार रेस्टोरेंट में हुई ईशा और उसकी बहस वाली बात घूम रही थी और ना चाहते हुए भी इवान की नज़र ईशा पर जा रही थी। रेस्टोरेंट में बहस के दौरान जब इवान ईशा की आंखों में देख रहा था तब उसे ईशा की आंखों में अपने लिए एक अनजाना प्यार नजर आ रहा था। ये याद करते हुए इवान ने ईशा को देखकर अपने मन में कहा, ये और मुझसे प्यार करेगी। मैंने तो इसे इतनी खरी खोटी सुनाई है लेकिन इसने फिर भी मुझे अपने गार्ड से नहीं पिटवाया। मैंने तो सुना था कि अमीर लोग बड़े घमंडी होते हैं, लेकिन ये उनसे कुछ अलग लग रही है। इस बात ने इवान के मन में घर कर लिया था और वो इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था। क्या ईशा कभी जान पाएगी कि इवान है लॉर्ड ऑफ डार्कनेस है? कैसे करेगी ईशा इवान को मजबूर उससे शादी करने के लिए? एपिसोड 8। अब आगे। ईशा को देखकर इवान मन ही मन ख्याली पुलाव बना रहा था, तभी उसने देखा कि ईशा गिरने वाली है। इवान ने आगे बढ़कर ईशा के कंधे पकड़ लिए और उसे वापस से दीवार से टिकाने लगा। तभी उसने देखा कि ईशा धीरे धीरे होश में आ रही है। ईशा को होश में आते देख इवान ने उसके गाल थपथपाए और उसे अपने गोद में उठाते हुए मॉल से बाहर आ गया। इवान जैसे ही मॉल के बाहर आया तो मॉल के बाहर एक से एक महंगी गाड़ियों का काफिला आकर रुका और उन गाड़ियों से दर्जनों गार्ड्स बाहर निकले। अनामिका एक कार से बाहर निकलकर इवान की तरफ बढ़ने लगी। इवान जो ईशा को गोद में लिए खड़ा था। जब उसने ईशा को जमीन पर खड़ा करने की कोशिश की तो ईशा ने उसकी गर्दन में अपनी दोनों बाहें डाल दी और अपनी अधखुली आंखों से इवान को देखते हुए कहा, प्लीज मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दो। कहाँ फंस गया यार? इवान ने अपना गुस्सा दबाते हुए मन ही मन कहा और तेज कदमों से कार की तरफ बढ़ने लगा। इवान को कार की तरफ बढ़ते देख अनामिका भी इवान के पीछे चलने लगी। जब इवान ईशा को कार में बिठाकर खड़ा हुआ तो अनामिका ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे मैडम की जान बचाई। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कह सकते हैं। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने इनकी जान नहीं बचाई है। वो तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कुछ लड़कों को आपकी मैडम को ले जाते हुए देखा। जब मैं आपकी मैडम को वहाँ बचाने पहुँचा तब मैंने देखा कि ये वहाँ बेहोश पड़ी है और इन्हें किडनैप करने वाले लोगों की मौत हो गई है, इवान ने अनामिका से कहा और जाने लगा। तभी ईशा ने इवान को रोकते हुए उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं बताना जरूरी नहीं समझता, इवान ने जाते हुए जवाब दिया। इवान का जवाब सुनकर ईशा मन ही मन मुस्कुराने लगी और उसने अनामिका को चलने का इशारा किया और गार्ड्स के लीडर को यहाँ का सारा मैटर हैंडल करने का ऑर्डर देकर वहाँ से चली गई। दिल्ली की ट्रैफिक से गुजरते हुए गाड़ियों का काफिला एक सुनसान सड़क पर आ गया और कुछ देर बाद ईशा की गाड़ी एक बाउंड्री वॉल के सामने आकर रुकी। एक गार्ड कार से बाहर निकला और उसने पास बने एक ग्लास रूम में बैठे गार्ड को इशारा करते हुए डोर ओपन करने का इशारा किया। रूम में बैठे गार्ड ने एक बटन दबाया जिससे उस बाउंड्री वॉल का बड़ा सा दरवाजा खुला और वो कार अंदर चली गई। बाउंड्री वॉल के पिलर्स पर हाई टेक मशीन गन्स लगी हुई थी और अंदर की साइड सैकड़ों की तादाद में गार्ड्स पहरा दे रहे थे। अंदर जाते ही गार्ड्स की कार अपनी जगह रुक गई और ईशा की कार आगे बढ़ने लगी। 300 मीटर लंबा और चौड़ा गार्डन निहारने के बाद ईशा को एक 10 मंजिला बड़ा और आलीशान पैलेस दिखा। वो पैलेस इतना चौड़ा था कि उस पैलेस की जगह पर 8 से 10 बड़े और आलीशान मेंशंस बन सकते थे। उस पैलेस में हर तरह की सहूलतें मौजूद थी। प्राइवेट ग्रोसरी स्टोर, प्राइवेट थिएटर, प्राइवेट जिम, प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब। इस पैलेस में एक इंसान के रहने और करने के लिए बहुत सारी लग्जूरियस फैसिलिटीज मौजूद थी। कार पैलेस के ठीक सामने आकर रुकी और ईशा कार से उतरकर अंदर जाने लगी। ईशा के पीछे अनामिका भी अंदर चली गई। अंदर जाते ही ईशा की मां अर्चना ने उसकी आरती उतारते हुए उसका स्वागत किया।
पहले इसके मेन हॉल में आते ही ईशा को उसके घर वाले वहां बैठे दिखे। ईशा ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और उनके पास बैठ गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आइए ईशा के घर वालों के बारे में जान लेते हैं। भावेश रायजादा जो ईशा के दादाजी और रायजादा खानदान के मुखिया हैं, इनके 3 बेटे हैं और भावेश की पत्नी यानी ईशा की दादी का 20 साल पहले ही देहांत हो गया है। पहले नंबर पर आते हैं विक्रम रायजादा जो ईशा के ताऊ जी है और भावेश के बाद घर में इन्हीं की चलती है। विक्रम एक रिटायर्ड कर्नल है और उनके 2 बच्चे हैं। बदकिस्मती से कुछ साल पहले ही विक्रम की पत्नी का देहांत हो गया है। उनका बड़ा बेटा मयंक है जो ईशा की तरह है एक बिजनेसमैन है और अनिता मयंक की बीवी है। दूसरे नंबर पर विक्रम की बेटी आती है जिसका नाम अंशिका है। अंशिका एक एक्ट्रेस है और साथ ही मॉडल भी है। भावेश के दूसरे बेटे का नाम आनंद रायजादा है जो ईशा और समर के डैड है। आनंद की पत्नी अर्चना है और इन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनमें बड़ी बेटी ईशा और छोटा बेटा समर है जो फिलहाल अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहा है। भावेश के तीसरे बेटे हैं अरविंद रायजादा। आनंद और अरविंद अपना फैमिली बिजनेस रन करते हैं जो माइनिंग का है। अरविंद की पत्नी है मधुबला और इनके भी 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है मिहिका जो समर के साथ ही पढ़ती है और दूसरा है निखिल जो अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है। कैसे है दादू? ईशा ने भावेश के बगल में बैठते हुए उनसे पूछा तो भावेश ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, पहली बार जब तेरी दादी को देखा था तब दिल को सुकून मिला था और अब वही सुकून तुझे देखकर मिल रहा है। अरे अनामिका तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ हमारे पास बैठो। उफ़ो तुम्हें तो बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम भी इस घर की बेटी हो। अर्चना ने अनामिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। अनामिका भी अपना सिर झुकाकर उनके बीच बैठ गई। तभी विक्रम ने ईशा और अनामिका को देखते हुए उनसे पूछा, तो तुम दोनों कितने दिनों के लिए आई हो? अब आपकी ट्रेनिंग से बचकर कहाँ जाएंगे ताऊ जी? आखिरकार थक हार कर आपको ये बताना पड़ रहा है कि अब से हम यही आप लोगों के साथ रहेंगे। ईशा ने एक्टिंग करते हुए भावुक स्वर में कहा तो उसकी एक्टिंग देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और वो लोग अनामिका और ईशा से बातें करने लगे। बातें करते हुए भावेश ने ईशा से पूछा, तो क्या तुमने किसी को पसंद किया? भावेश की बात सुनकर ईशा का चेहरा उतर गया और उसने बात टालते हुए कहा, वो मुझे नींद आ रही है, हम इस बारे में कल बात करेंगे और वैसे भी मैं कहीं भाग थोड़ी जाऊंगी, अब तो यही रहने वाली हूँ। ईशा को बात टालते देख भावेश समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने ईशा और अनामिका को आराम करने के लिए कहा और बाकी सब लोग भी अपने अपने काम पर लग गए। ईशा ने रंजीत और अनामिका को अपनी किडनैपिंग वाली बात बताने से मना कर दिया था और उसकी बात मानते हुए दोनों ने घर में कुछ नहीं कहा। जाते हुए ईशा ने मारिया को रोका और उनसे अपना प्राइवेट ऑफिस तैयार करने का कहकर कमरे में चली गई। मारिया रायजादा फैमिली की पुरानी मेड थी जो पिछले 30 सालों से उनके लिए काम कर रही थी। ईशा की बात सुनकर मारिया ने अपने साथ कुछ सर्वेंट्स लिए और एक गैलरी से होते हुए प्राइवेट ऑफिस वाले एरिया में आ गई जहां घर के हर फर्द के लिए अलग से एक प्राइवेट स्टडी रूम और ऑफिस बना था। आगे का स्टोरी अगले एपिसोड में।